कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, जिसमें यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। अब ये क्या है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब कंडक्ट हुई थी? थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के थ्रू होती है। अब ये कॉलेज सिस्टम, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इंटरमीडिएट एक बॉडी है जो प्रोसेस या कोई प्रोसेस बोलो या बॉडी बोलो, जो चूज करती है यूएस प्रेसिडेंट को। इस सिस्टम में क्या है, वोटर्स ऑफ हर एक स्टेट के जो वोटर्स हैं वो कास्ट करते हैं वोट, देयर बैलेट्स टू चूज मेंबर्स और इलेक्ट्रॉन्स, या मेंबर्स बोलो या इलेक्ट्रॉन्स बोलो, व्हाट एवर यू वांट टू से। और इलेक्ट्रो कॉलेज हु देन वोट टू सिलेक्ट प्रेसिडेंट। फिर इलेक्ट्रो कॉलेज जो है वो क्या करता है, who- जो वोट करते हैं उनको सिलेक्ट क्या करता है, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करता है। अब स्टेट वेरिंग नंबर ऑफ इलेक्टोरल बेस्ड ऑन देयर रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस। अब ये जो स्टेट्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्टोरल्स किसके ऊपर बेस होता है, कितनी रिप्रेजेंटेशन है कांग्रेस में। अब कितनी है, 538 इलेक्टोरल्स है टोटल, 538 इलेक्टोरल्स है। 100 प्लस सीनेट में कितने, 100 प्लस है। 3 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोलंबिया and 435 members of House of Representative। 435 members of House of कहाँ से, रिप्रेजेंटेटिव से है। A majority of electoral votes is required to elect US president। कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है, 270 इलेक्टोरल वोट्स की मेजोरिटी चाहिए होती है। अब उसी की कंपैरिजन में अगर इंडिया का देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रो कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड यहाँ पे क्या होता है, मेंबर्स बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट पीपल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, ये चीज याद रखना। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट्स के, इंक्लूडिंग कौन से, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। ये कहा किसके अंडर आते हैं, ये दोनों भी एनसी यूटीज भी काउंट है अंडर 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 अंडर आर्टिकल 54 में। अब ये जो नॉमिनेशन ऑफ ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर नॉट एलिजिबल टू इंक्लूड इन इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये जो नॉमिनेशन मेंबर्स जो होते हैं दोनों हाउसेज से या लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ये किसके लिए एलिजिबल नहीं होते, किसमें इंक्लूड नहीं होते, इलेक्टोरल कॉलेज में। अब गवर्निंग एक्ट और रूल्स क्या है, each state establishes its own election rules reflecting US decentralization system। अब जो ये each system, ये rules है, regulations है, reflecting US decentralization system है, वहाँ पे individuals, जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है ना, वैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे इलेक्शन एक्ट कौन से में आता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का 1952 में। अब नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है, पार्टी नॉमिनेशन थ्रू प्राइमरीज एंड कॉशस। पार्टी जो है वो नॉमिनेशन क्या है, या तो प्राइमरी से होती है या कॉशस से होती है। अब कॉशस क्या होता है, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कॉशियस क्या होता है। ये छोटे छोटे, अब यही वर्ड अगर हमें, जैसे कॉशियस क्या होता है ऐसे वर्ड्स हमें पेपर्स में आ जाए तो हम ही कॉशियस हो जाए, हमें हो जाएगा यार ये कॉशियस वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। ये है, इसका मतलब पता है क्या होता है, जैसे एक राजनीतिक दल है या कोई सदस्य है, नेतागण है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको चुना जाता है किसी एक प्रोसेस के थ्रू, उसे कहते हैं कॉशियस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या है, एक तो इधर का पता लग गया, यहाँ पे क्या है, हिज और हर नॉमिनेशन पेपर सब्सक्राइब्ड एट लीस्ट 50 इलेक्ट्रोल्स होने चाहिए, 50 इलेक्ट्रोल्स होने चाहिए जिन्होंने प्रपोज किया है, और जिन्होंने सेकेंडर्स जो है उनके लिए भी। अब इलेक्शन मेथड क्या है, यहाँ पे विनर टेक ऑल द अप्रोच, विनर जो होगा वो सारी अप्रोचेस लेगा। जैसे आपको पता ही है, सिर्फ दो जगह को छोड़ के, मेनाइन एंड नबस का की जगह को छोड़ के,
ठीक है। कैंडिडेट्स कैन विन प्रेसिडेंसी विदाउट विनिंग द पॉपुलर वोट। अपनी प्रेसिडेंसी को भी विन वहां पे जीतना जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, मीन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, वोटिंग इलेक्शंस है थ्रू सीक्रेट बैलेट सिस्टम से, और 50% से ज्यादा है। मान लो 100 वोट्स है, 100 में से 51 किसके पास जाने चाहिए, एक पर्सन के पास जाने चाहिए, तो ही वो इलेक्शन में जीत सकता है। अब काउंटिंग प्रोसेस क्या है यहाँ पे, लार्जली ड्यू टू रिलायंस ऑन पेपर बैलेट, ज्यादा क्या है पेपर बैलेट पे है, एंड द हैंडलिंग मेल इन वोट्स, कुछ मेल इन वोट्स करते हैं लाइक अवर पोस्टल बैलेट्स। यूज ऑफ ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये क्या है, ईवीएम्स का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू होता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है इलेक्शन की, एवरी फोर फोर ईयर्स ऑन ए फिक्स शेड्यूल, यहाँ पे हर 4 साल में इलेक्शंस होती है, और यहाँ पे क्या है एवरी 5 ईयर, कभी कभी एक्सेप्शनल कुछ केसेस हो भी सकते हैं। अब रनिंग के मेट क्या है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूजेस ए रनिंग मेट वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। अब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट क्या करता है, चूज करता है, चूज इज ए रनिंग मेट, ठीक है। सेपरेट इलेक्शन टेक्स प्लेस फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेपरेट इलेक्शंस लिए जाते हैं किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट ही रनिंग जो रनर अप होता है उसे ही वाइस प्रेसिडेंट चूज कर लेता है। अब पावर्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो सोर्स ऑफ पावर्स है, अब पावर्स के मतलब इंडिया एंड यूएस का क्या है। अब ये भी चीज क्यों आई है, क्योंकि जो बाइडेन जो यूएस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अनकंडीशनल पार्डन किया टू हिज सन फेसिंग सेंटेंसेस, मतलब अपने बेटे को बहुत बड़ी पार्डन किया टैक्स वायलेशन, फेडरल टैक्स वायलेशन या गन कन्विक्शंस के केसेस में। अब यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, आर्टिकल 72 क्या सोर्स ऑफ पावर की बात करता है, और वहां पे क्या करता है, आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात होती है यूएस में। स्कोप क्या है यहाँ पे, पावर एक्सटेंड्स टू नॉट ओनली फेडरल यूनियन बट ऑल्सो स्टेट क्राइम्स। ये कहाँ तक जाते हैं, फेडरल यूनियन बट स्टेट क्राइम्स तक भी जाते हैं। पावर एक्सटेंड्स टू फेडरल क्राइम्स ओनली, नॉट टू स्टेट क्राइम्स। यहाँ पे फेडरल यूनियन एक्सटेंड टू नॉट ओनली, सिर्फ नॉट ओनली मतलब सिर्फ फेडरल यूनियन तक ही नहीं है, स्टेट ऑल्सो स्टेट क्राइम्स में भी है। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ फेडरल क्राइम्स है ओनली, एंड नॉट स्टेट क्राइम, स्टेट क्राइम्स में नहीं है। डेथ पेनल्टी क्या है, पार्डन डेथ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग दोज बाय स्टेट्स। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं ना किसी की डेथ सेंटेंस को, मतलब पार्डन करना पूरा माफ करके बाइज्जत बली नहीं कर देना, पार्डन करके उस इंसान को कम सजा दे देना है, पूरी जिंदगी की सजा दे देना कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम ऐसे जियो। प्रेसिडेंट कैन पार्डन ओनली फेडरल डेथ सेंटेंसेस, प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं सिर्फ कहाँ की, फेडरल डेथ सेंटेंसेस को, नॉट ओनली फॉर स्टेट क्राइम्स, स्टेट क्राइम्स को नहीं। मेरा गला भी खराब है, और मयूर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 15 अप्रैल से इन जम्मू पब्लिक लाइब्रेरी। जिसे भी मुझसे अप्रोच करना है या एडमिशन्स एनरोल करवानी है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मयूर क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज पे। थैंक यू। अच्छा, आप कहाँ पे थे हम, रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब सुप्रीम कोर्ट इन मरूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जहाँ पे हेल्ड दैट प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैन नॉट एक्ट हिज ओन डिस्क्रिशन। प्रेसिडेंट किसके ऊपर एक्ट करेगा, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो एडवाइस वहां से आएगी, ना कि अपनी ही ऑन डिस्क्रिप्शन पावर से। प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन हिज ऑन डिस्क्रिप्शन, वहां पे यूएस में क्या है, वो अपनी डिस्क्रिप्शन पावर लगा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू किसके बारे में बात करता है, स्कोप ऑफ लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स एग्जामिन द प्रोसेस बट जनरली नॉट द डिसीजन इटसेल्फ। ये इंडिया में क्या है, उसको लिमिटेड जुडिशियल रिव्यूज करते हैं, हर एक में नहीं, लिमिटेड एक्सेस है, बट जनरली उनका खुद का ये डिसीजन नहीं होता है।
कोर्ट्स कैन रिव्यू पार्टन केसेस इन सस्पेक्टेड करप्शन और अब्यूज ऑफ पावर। कोर्ट क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है वहां पे पार्डन केसेस को। लिमिटेशंस क्या है, कैन नॉट पार्डन समवन इम्पीच्ड बाय पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट किसी को भी उन लोगों को पार्डन नहीं कर सकता है जिन्हें इम्पीच किसने किया हो, पार्लियामेंट ने किया हो। यहाँ पे कैनॉट पार्लियामेंट कैनॉट pardon someone impeached and convicted by कांग्रेस। प्रेसिडेंट यहाँ पे किसी को भी पार्डन नहीं कर सकते, इम्पीच नहीं कर सकते, मतलब जिसको कन्विक्ट किया हो किसने, कांग्रेस ने। बाय समवन इम्पीच्ड, किसी ने उनको इम्पीच्ड किया है या कन्विक्ट किया है कांग्रेस ने। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई के बारे में। अब ये न्यूज में क्या है, क्यों है ज्यादा। अब हमारे जो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम क्या है, जस्टिस संजीव खन्ना। उन्होंने ओथ ली है एडमिनिस्टर। इनकी ओथ कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दिलवाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है, सीनियर मोस्ट अभी आंसर आ गया सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई कैसे होती है, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कंसीडर द फिट फॉर रोल इज यूजुअली अपॉइंटेड सीजीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग सीजीआई। जो सीजीआई जा रहे हैं वो आने वाले सीजीआई के रिकमेंडेशन दे के जाते हैं, और उनकी कौन करता है, सीनियर मोस्ट जज करते हैं सुप्रीम कोर्ट के। दिस कन्वेंशन was breached। अब ये ब्रीच कब हुआ, 1964 में, 1974 एंड 1977 में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स सीक्स दिस रिकमेंडेशन। उन्होंने इस रिकमेंडेशन को देखा, विच इज सेंड टू प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो किसके पास जाती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को ऑन अपॉइंटमेंट को लेके। अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट का बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। एंड शेल होल्ड, वो कब तक ऑफिस होल्ड करके लगते हैं, जब तक उनके 65 की एज ना हो जाए। अब रोल क्या है सीजीआई का, फर्स्ट अमंग्स द इक्वल। सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रकाश चंद 1997 ruled that CGI is the head of judiciary and holds a leadership position. They do not hold any superior judicial authority over others Supreme कोर्ट जजेस। अब उनका क्या कहना था कि सीजीआई जो है वो हेड ऑफ द जुडिशरी है एंड उनके पास लीडरशिप एक पोजीशन है, वो होल्ड करते हैं, बट दे डू नॉट होल्ड एनी सुपीरियर जुडिशियल अथॉरिटी। उनके पास और कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है ओवर अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस, जैसे और सुप्रीम कोर्ट जजेस के पास है। मास्टर ऑफ रोस्टर एक्सक्लूसिव पावर होती है सीजीआई की, जो टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस। आई कितने किसी केस के कितने बेंचेस बैठेंगे, कितने केसेस का बेंच होगा, 11, 9, 7, 5, 3, ये कौन डिसाइड करते हैं, सीजीआई करते हैं। हेड ऑफ कोलिजियम, जो सीजीआई हेड कोलिजियम ऑफ जुडिशियल अपॉइंट्स एंड ट्रांसफर्स इन हायर जुडिशरी। कोलिजियम सिस्टम की जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो है या ट्रांसफर है वो कहाँ जाती है, हायर जुडिशरी में जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब अपॉइंटमेंट होती है ऑफिसर्स की एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में। इट शैल बी मेड बाय सीजीआई और सच अदर जज और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज ही मे डायरेक्ट। अब जो अपॉइंटमेंट है ऑफिसर्स की या सर्वेंट्स जो है, और भी सर्वेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको कौन अपॉइंट शैल बी मेड बाय सीजीआई, सीजीआई करते हैं, या फिर सच अदर जज या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ये किस में आता है, आर्टिकल 146 में। यहाँ से ना आर्टिकल्स थोड़े थोड़े याद रखना शुरू कर दो
अब कॉलेजियन सिस्टम क्या है? ये कॉलेजियन सिस्टम उसको कहते हैं जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करता है। इसमें क्या होता है इन जज को सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, अंडर आर्टिकल 124 एंड 217। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है वो 124 है, और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो 217 का है, 217 का है। और इसमें क्या है, इवॉल्व थ्रू जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रेफर 3 जजेस के केस आए थे इसी कॉलेजियन सिस्टम को लेके। 1981 में आया था, 1993 में आया, और 1998 में आया। अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। अब जो अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बारे में मतलब कॉलेजियन कंसिस्ट ऑफ सीजीआई एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले क्या था, सीजीआई की और कंसिस्ट होंगे, एक सीजीआई हो गए, 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए। फिर हाई कोर्ट में क्या है, रिकमेंडेशन बाय हाई कोर्ट कॉलेजियन, मतलब कंसिस्ट कितने होंगे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, वहां के जो कंसर्न होंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में क्या है, सीजीआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे कोलिजियन सिस्टम इवॉल्व विद 3 जजेस केस, 3 जजेस का केस था। एक फर्स्ट जजेस केस 1981 और एसपी गुप्ता केस। पहला केस कब था, 1981 का, और एसपी गुप्ता का केस। एससी रूल दैट रिकमेंडेशन मेड बाय सीजीआई, रिकमेंडेशन किसकी तरफ से आती है, सीजीआई की तरफ से, टू प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड और कंजेंट रीजंस, रिफ्यूज कर सकते हैं और उनके रीजंस को, thereby giving greater say to executive, ये किसको, एक एग्जीक्यूटिव को दे सकते हैं। The second judges cases 1994 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। सीजीआई ओनली नीड्स टू कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करेंगे जजेस को ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स को लेके। I'm so sorry. अब थर्ड जजेस केस क्या है, 1998 सीजीआई शुड कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। किसके बारे में बात करता है कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ ओपिनियन लेंगे और अपॉइंटमेंट्स करेंगे। अब इम्पीचमेंट कैसे होती है, ये अभी इम्पीचमेंट का भी क्यों चल रहा है, क्योंकि इलाहाबाद की जज को इम्पीच किया गया, कहाँ पे इम्पीचमेंट के लिए सबमिट किया गया, कहाँ पे, राज्यसभा में। तो उसमें अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिजर्विंग जुडिशियल इंटीग्रिटी के बारे में है, कि उनकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में या जुडिशियल की जो इंटीग्रिटी है उनको लेके बैकग्राउंड ये था। नन ऑफ 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं इम्पीचिंग ए जज सिंस इंडिपेंडेंस, अभी तक 6 जजेस को इम्पीच किया गया। प्रोविजन क्या है, कैसे कर सकते हैं? अब इम्पीचमेंट एज अ वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। आर्टिकल 124 किसके बारे में बात करता है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में। एंड 218 किसके बारे में बात करता है, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज के बारे में। ग्राउंड्स क्या है, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, बट ये भी डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रोसीजर इज रेगुलेटेड बाय जजेस इंक्वायरी एक्ट। प्रोसीजर्स जो है वो किसके रिगार्डिंग होते हैं, इंक्वायरी एक्ट 1968। स्टेप्स इन इम्पीचमेंट प्रोसेस। स्टेप क्या है, इनिशिएशन, a motion must be signed at least 100 लोकसभा मेंबर्स, किससे साइन होता है, 100 लोकसभा मेंबर से और 50 राज्यसभा मेंबर से। एंड सबमिटेड टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ रिस्पेक्टिव हाउस, और किसको सबमिट किया जाता है, जो भी वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है किसी भी हाउस का। पहले तो 16 मेंबर्स होने चाहिए या 50 राज्यसभा के मेंबर्स इस मोशन को साइन होना चाहिए। फिर इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन अब कैसे होती है, 3 मेंबर कमेटी बैठेगी कंप्राइजिंग ऑफ सीजीआई भी होंगे
या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो भी होगी उनके एडमिटेड जो भी रेफर हुआ होगा उस चीज को लेकर। फिर कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी, चार्जेस, सबमिट्स रिपोर्ट टू स्पीकर, चेयरमैन, उनकी फाइंडिंग ऑब्जर्वेशंस के बारे में। स्पीकर चेयरमैन विल देन प्लेस ए रिपोर्ट, वहां पे रिपोर्ट प्लेस करेंगे बिफोर लोकसभा एंड राज्यसभा के सामने। इफ कमेटी फाइंड्स जजेस गिल्टी, अगर कमेटी को जज की गिल्टी मिलेगी, इट्स रिपोर्ट इज अडॉप्टेड बाय हाउस वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस। अगर आप गिल्टी फाउंड हो जाते हो एज अ जज, तो आपकी जो रिपोर्ट है वो कहाँ पे जाएगी, हाउसेस में जाएगी, वहां पे इंट्रोड्यूस होगी। फिर पार्लियामेंट्री में वोट होगा, 2/3 मेजोरिटी से वो वोटिंग अगर आपके फेवर में आती है कि आप सही हो, तो आपको इम्पोज नहीं किया जाएगा। अगर ये आती है 2/3 की मेजोरिटी आपके अनफेवर हो जाती है, तो आपकी वहां से रिमूवल ऑफ जज हो जाओगे। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आएगा, फिर बोथ द हाउसेस की जो भी वोटिंग हुई होगी, फाइनल अप्रूवल किसके थ्रू होगा, प्रेसिडेंट के थ्रू होगा। अब एडहॉक जज क्या होते हैं? एडहॉक जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट प्रपोज करता है टेम्परली अपॉइंटिंग रिटायर्ड जजेस को। जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं कि वो जो क्लियर बैकेजेस है कोई क्रिमिनल केसेस के या हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट में क्रिमिनल केसेस है उनके लिए। अब एडहॉक जज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 224A states that the Chief Justice of High Court may, with the previous consent, ये पहले कंसेंट किससे लिया जाएगा, प्रेसिडेंट से। रिक्वेस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट, जो किसका ऑफिस ले गया, जज ऑफ हाई कोर्ट, टू एक्ट एज ए जज ऑफ द, वो क्या करेगा, वहां पे एक्ट करेगा कि वो अब जज है हाई कोर्ट का। प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट का, आउटलाइन इन 1998 मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर आता है। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, आर्टिकल 127 किससे डील्स करता है, विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इन। अब किसके बारे में डील 127 किस में डील करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस की, ठीक है, मतलब किसकी अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस की इन सुप्रीम कोर्ट, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। इफ द कोरम इज नॉट मेट, अगर कोरम वहां पे ना हुआ हो। कोरम क्या होता है, कोरम भी बता दो क्या होता है, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कोरम क्या होता है यार, थोड़ा थोड़ा तो खुद भी सर्च करना चाहिए, ठीक है ना। कोरम होता है कुछ ऐसी होते हैं ना, जैसे हमारे कोरम होता है जैसे हमारे घर पे कुछ लोग होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, ठीक है, हम उन्हीं के रिकमेंडेशंस पे हमारे घर पे बड़े फैसले लिए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं, अब कुछ फैसले होते हैं ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बच्चों को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना, छोटे बच्चे नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बड़े बड़े बैठेंगे, मम्मा पापा दादा दादी बैठ के डिसीजन लेते हैं। तो वो कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो इकट्ठे होके, अगर कोरम ना हो, इफ द कोरम इज नॉट मेट, कोरम का मतलब समझ में आ गया, दैट्स फॉर इट। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रिज्म रिफॉर्म्स के बारे में, इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस के बारे में, ई कोर्ट्स क्या है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। यहाँ से ही थोड़े थोड़े आर्टिकल्स पढ़ना याद रखना, नोट्स बनाना शुरू कर दो, तो बहुत सारी चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। प्रिज्म रिफॉर्म्स, पहले हमने क्या पढ़ा था, जजेस की अपॉइंटमेंट, यूएस वगैरह इन सब के बारे में। आज हम पढ़े हैं प्रिज्म रिफॉर्म्स। अब प्रिज्म रिफॉर्म्स क्यों है न्यूज में, पहले तो ये देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अमेंडेड किया है मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 रूल्स एंड मॉडल प्रिजन करेक्शनल एक्ट 2023
टू एड्रेस कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है विद इन प्रिजन अक्रॉस द कंट्री, उसको लेकर ये न्यूज में है। अब ये इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो अमेंडमेंट्स हुई थी ना, इनकी कंपाइलेशन विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और प्रिजनर्स इन सुकन्या संथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केसेस के साथ लगा हुआ था। ठीक है, कंपाइलेशन विद किसके साथ थी? सुप्रीम कोर्ट के साथ, कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है प्रिजन्स के अंदर, उसके खिलाफ सुकन्या संथा ने एक केस लगाया था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्टेड करते हैं? रेफरेंस टू हैबिचुअल ऑफेंडर इन प्रिजन्स manuals or should be in accordance with legislative definitions of respective state laws। ये क्या है कि जो इनकी रेफरेंस है हैबिचुअल ऑफेंडर्स है प्रिजन्स में मैनुअल्स में, वो किसके अकॉर्डिंग हुई है? लेजिस्लेटिव डेफिनेशंस, जो हर एक के अपने स्टेट लॉज के हिसाब से। habitual offenders क्या है? Are individual convicted and sentenced multiple times within 5 years for separate offenses। जो कोई इंडिविजुअल कन्विक्टेड है वो सेंटेंस्ड मल्टीपल टाइम, उसको कोई ना कोई सजा मिलती जा रही है विद इन 5 years फॉर हर एक अलग ऑफेंस के लिए, विदाउट सेंटेंसेस नॉट रिवर्स्ड ऑन अपील और रिव्यू। मतलब उन सेंटेंसेस को ना अपील किया जा सकता, अपील रिवर्स्ड हुई है अपील पे, ना ही उनका रिव्यू हुआ है। अब की चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस हुए हैं? प्रिजन अथॉरिटीज मस्ट स्ट्रिक्टली इंश्योर दैट प्रिजनर्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट क्लासिफाइड segregated based on their caste including in allocation of duties or within prison। अब ये जो अथॉरिटीज है ना, ये प्रिजन्स की ना ही डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट क्लासिफाइड हुई है, ना सेग्रीगेट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर, नॉट मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं होनी चाहिए किसके बेसिस पे, किन किन के बेसिस पे क्लासिफाइड या सेग्रीगेट बेसिस पे ऑन देयर कास्ट, इंक्लूडिंग इन एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज और वर्क विद इन प्रिजन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ड्यूटीज और उनका वर्क विद इन प्रिजन में क्या है। अब डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट इज प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 14। वो क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में। आर्टिकल 15 किसके बारे में कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। आर्टिकल 17 किसके बारे में कहता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम ला सकते हैं। अब प्रोविजंस क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल segregation and their rehabilitation act 2013 shall be binding effect in prisons or correctional institutions। अब जो ये prohibition है employment as manual segregation and their rehabilitation act 2013 का जो है, उसमें बाइंडिंग इफेक्ट डाला इन प्रिजन्स एंड कुछ चीजें करेक्ट की गई हैं। ठीक है, फिर है अबाउट प्रिजन्स इन इंडिया। अब प्रिजन्स कैसे हैं इंडिया में, क्या सिस्टम है, उन सब के बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में प्रिजन्स या पर्सन्स अटेन्ड इन देयर इन, मतलब जहाँ प्रिजन क्या जेल है, आपको किसी जेल में बंद कर दिया, आपकी दुनिया ही चार दीवारी में कर दी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन इज रिस्पॉन्सिबल, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए। ऑफ जहाँ की वो स्टेट में है, मतलब जैसे हर एक स्टेट में एक जेल होती है, ठीक है ना, उस जेल का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है एक स्टेट लॉज के हिसाब से होता है, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको अकाउंटेबल है? स्टेट गवर्नमेंट को। गवर्नेंस क्या है? गवर्नड बाय प्रिजन एक्ट 1894। ये गवर्न किसके थ्रू होते हैं? प्रिजन एक्ट 1894 में। एंड प्रिजन्स मैनुअल ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। फिर प्रिजन एक्ट 1894 क्या कहता है? वॉज फर्स्ट लेजिस्लेशन, ये फर्स्ट लेजिस्लेशन है गवर्नमेंट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन इन इंडिया। ये क्या है? ये फर्स्ट लेजिस्लेशन है गवर्नमेंट का, मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये प्रिपेयर करते हैं मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। मतलब कौन इस एक्ट को ला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको प्रिपेयर कर रही है, विच में सर्व एज गाइडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर स्टेट्स टू रिफॉर्म ब्रिटिश एरा लॉज। जो किसके हिसाब से, मतलब अभी तक हम किसके हिसाब से चल रहे हैं? ब्रिटिश एरा के हिसाब से, तो उनको मॉडिफाई किया जा रहा है रिफॉर्म्स को।
अब क्या है, द प्रिजन एक्ट 1894, द प्रिजन एक्ट 1900, द ट्रांसफर ऑफ प्रिजन एक्ट 1950 हैज बीन रिव्यूड। अब ये चार 1894, 1900 और 1950 के इनको रिव्यू किया गया और इस इन चारों को एसिमुलेट किया गया, इसमें मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। अब कमेटी के ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स में कौन है? कृष्ण अय्यर कमेटी, अमिता रॉय कमेटी, सर एलेक्जेंडर क्रेड्यू कमेटी और मुल्ला कमेटी। ठीक है। अब ये जो सर एलेक्जेंडर क्रेड्यू कमेटी है ना, ये 1919 से लेके 20 तक की थी और मुल्ला कमेटी 1980 से लेके 83 तक की थी। अब आप मुझे बताओ 1919 में क्या हुआ था और 2020 में क्या क्या हुआ था। ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सेलिएंट फीचर्स क्या है? प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ पैरोल, फुल फ्लो एंड रिमिशन ऑफ प्रिजनर्स टू एनकरेज गुड कंडक्ट, अच्छे काम किए जाए, इन सब के बारे में। पैरोल क्या सिस्टम है? कंडीशनल रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, कोई कंडीशन रख दी जाती है कि इनको रिलीज करने के लिए। ठीक है ना, आप किसी को कंडीशन दे रहे हो कि हम आपको, आप अगर सुधरते हो तो हम आपको इन इन कंडीशंस पे रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, इसमें राइट का कोई भी मैटर नहीं है। अगर कोई इंसान सुधर गया, अपनी चीजें छोड़ रहा है, तो इट मीन्स ना हम उसे चांस दे सकते हैं। प्रिजनर्स कन्विक्टेड मल्टीपल मर्डर्स, जिन्होंने बहुत सारे मर्डर्स किए गए हैं या एंटी टेरर एक्ट यूएपी के अंडर आ रहा है, वो इसलिए पैरोल में एलिजिबल नहीं है। फॉर लॉ क्या है? फॉर लॉ इज ए गिवन केस लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, जिसमें बहुत लंबी इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। पीरियड ऑफ फुल लॉ ग्रांटेड टू प्रिजनर, ये कब ग्रांट होती है प्रिजनर को? इज ट्रीटेड एज रिमिशन रिडक्शन ऑफ हिज सेंटेंस, लंबी पनिशमेंट दे दी बट उनकी सेंटेंस को कम कर दिया। सेपरेट, अब सेपरेट एकोमोडेशन होगी वुमेन ट्रांसजेंडर इनमेट्स फॉर बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके। प्रोविजन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद कोर्ट्स, अब प्रोविजंस ला दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कि जल्दी जल्दी केस आगे हो। अभी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने केस पेंडिंग पड़े हैं, सबको पता है। लाखों में केस, हजारों में केस हर कोर्ट में पेंडिंग पड़े, तो इससे क्या होगा? हमारे केस भी जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। अब प्रिजनर्स राइट क्या है? राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर प्रिजनर, ए पर्सन कन्विक्टेड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years, उसको 2 साल की सजा मिली है, कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है। सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ऑफ आरपीए 1951 के अंडर। इवन इफ सच कन्विक्टेड पर्सन इज ऑन बेल, अगर वो बेल पे है तब भी वो कंटेस्ट इलेक्शन नहीं कर सकता है। राइट टू वोट ऑफ प्रिजनर्स, राइट टू वोट क्या है प्रिजनर्स के लिए? पर्सन कन्फाइंड इन प्रिजनर्स कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं कर सकता। सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ आरपीए 1951, ये एप्लीकेबल कवर टू पर्सन अंडर ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन और अनलॉफुल कस्टडी ऑफ पुलिस। वो वोट नहीं कर सकता, अगर कोई कन्फाइंड प्रिजनर है वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, कब एप्लीकेबल होता है? या उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अनलॉक कस्टडी ऑफ पुलिस के अंदर। ए पर्सन अंडर प्रिवेंटिव रिटेंशन के अंदर है, इज एंटाइटल टू वोट इन इलेक्शन। अब ये किस एंटाइटल है वोट ऑफ इलेक्शन में? किसके अंडर? सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ आरपीए 1955 एंड रूल 18 ऑफ कंडक्ट इलेक्शन रूल्स 1961 के अंदर। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड क्या थे इनके केसेस? पहला है प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड देयर इज नो कंपल्सिव नीड टू फेदर चेंज ए पर्सन्स लिम्स। पहला केस क्या है? कोई कंपल्सिव नहीं है कि उस चेंज पर्सन को लिम्स के लिए। और दूसरा केस था शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983, जिसमें रिलेट किया कस्टोडियल वायलेंस टू वुमेन प्रिजनर्स इन जेल को लेके। ठीक है, अब है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजीएस के बारे में। अब इसके बारे में क्यों बात हो रही है? हमने पहले प्रिजनर्स के बारे में, अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है उसके बारे में, अब इन्हीं रूल्स में क्यों है?
अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो पूछ रही है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी से टू फैसिलिटेट कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन तीन न्यू क्रिमिनल लॉस के बारे में है। इसमें क्या 2.0 आईसीजीएस 2.0 इसका नाम है। अब अबाउट इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड बाय ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कंसेप्चुलाइज्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ऑब्जेक्टिव क्या है, enable seamless transfer of data and information among different pillars of the criminal justice like crime, criminal tracking network system for police कि आराम से डाटा मिल सके जो डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स है उनको। फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, ई कोर्ट्स के ऊपर, ई प्रिजनर डाटाबेस के ऊपर, जो विद अदर पिलर्स ऑफ जुडिशरी लाइक फॉरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंट, प्रोसिक्यूशन के जो सारे डाटा है ये मतलब ऑनलाइन पोर्टल पे हो जाए, एक पोर्टल हो जाए हर एक रिफॉर्म्स के अंदर, कि किसी को डिटेक्ट करना इजी हो जाए कि उसने कितनी बारी क्राइम किया है। वो ये तो नहीं है एक बारी सजा काट के बाहर आया फिर से क्राइम कर दिया है तो वो बच रहा है वहां से। अगर हमारे पास इकट्ठा डाटा होगा तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन बाय एनसीआरबी इन एसोसिएशन विद, किसके साथ एसोसिएट करी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ। टाइमलाइन क्या है, फेज 1 2018 से लेके 2022, फेज 2 2022 से लेके 23 टू 2025, 24 में नहीं है, 25 टू 26। अब इनिशिएटिव क्या है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सेफ सिटी प्रोजेक्ट सेंक्शनड इन फर्स्ट फेज ऑफ इन इन 8 सिटीज टू 8 स्मार्ट पॉलिसिंग के बारे में है। नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टू फैसिलिटेट रैपिड एंड accurate identification of individuals, strengthening of DNA analysis unit in central and state forensic साइंस लेबोरेटरीज के बारे में। कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन टू ऑटोमेट प्रोसेस एट पुलिस स्टेशन, ऑटोमेट प्रोसेस हो उनके बारे में। अब ई कोर्ट्स क्या 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 है, अब ई कोर्ट्स क्या है, ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज थर्ड के बारे में। अब ये क्यों है न्यूज में, यूनियन कैबिनेट अप्रूव फेज थर्ड ऑफ द ई कोर्ट्स मिशन प्रोजेक्ट, ई कोर्ट फेज 3 बनाया गया। अब ई कोर्ट्स क्या होते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन अंडर सिंस 2007 से चल रही है आईसीटी अनेबल टू इंडियन रजिस्ट्री एज ए पार्ट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस पार्ट प्लान। ये किसका प्लान है, ई गवर्नेंस। अब अगर ई गवर्नेंस का टॉपिक आता है तो हम ई कोर्ट्स का उसमें लिख सकते हैं। Its phase 1 and 2 were implemented during 2011 to 15 and 2015 to 23 respectively. अब ई कोर्ट्स क्या है फेज थर्ड में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर 4 इयर्स, 4 साल के 2023 टू 27, फाइनेंशियल आउटले है 7,210 करोड़ का। एम क्या है, regimen of maximum ease of justice by moving towards digital, online and paperless कोर्ट्स थ्रू डिजिटलाइजेशन ऑफ द इंटायर कोर्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हो जाएगा जुडिशरी के लिए, स्लीमलेस पेपरलेस वर्क हो जाएगा जो बहुत इजी होगा किसी केस को जल्दी खत्म करने का। पेपर्स, इतने पेपर्स हैं कि निकाल निकाल के ढूंढने में ही टाइम लग जाता है, दिन कितने दिन लग जाते हैं, जैसे केस डिले हो जा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी, हाई कोर्ट्स में होगी। फंड्स को रिलीज टू हाई कोर्ट्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रिलीज करेगा, वो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर आता है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ई कमेटीज, कौन रिकमेंड करेगा, ई कमेटीज करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ई कमेटीज क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल होंगी पॉलिसी मेकिंग के स्ट्रैटेजी डायरेक्शन एंड गाइडिंग्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। अब कंपोनेंट्स क्या है ई कोर्ट फेज थर्ड के, ये हमने क्या पहले ई कोर्ट्स के बारे में पढ़ा। अब देखो ई गवर्नेंस का टॉपिक ना पॉलिटी में है, GS2 है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आ जाएगा। किसी का अगर पब हेड जो टॉपिक है, पब हेड ऑप्शनल है उसके लिए बहुत अच्छा है।
किसी का पॉलिटी है तो उसमें भी गवर्नेंस का है। अच्छा, अब एथिक्स के पेपर में भी ई गवर्नेंस टॉपिक है। तो आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं। और ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी को लेके हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इसको यूज कर सकते हैं कि कैसे हम चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, पेपर को कैसे कम कर सकते हैं, ट्रीज कम कटेंगे, एक ये पॉइंट भी डाल सकते हैं उसमें। ये जब आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। S3WAAS प्लेटफॉर्म, ये इसका क्या है, स्पोर्ट स्केयर एफिशिएंट डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस। ई सेवा केंद्र क्या है, ऑफर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्विस असिस्टेंट टू यूजर। क्लास सिस्टम फैसिलिटेट्स लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग इन कोर्टरूम। स्कैनिंग एंड डिजिटलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल रिकॉर्ड्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट, उसको डिजिटल फॉर्मेट में करना। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्रोवाइड्स स्केलेबल स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के बारे में। वर्चुअल कोड्स क्या कहता है, enables remote codes proceeding through digital platforms। That's it। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ इंडिया से लेके इलेक्शन ऑफ इंडिया तो वैसे भी हमारा पॉलिटी में है, जब हम यहाँ पे पढ़ लेंगे तो फिर पॉलिटी में नहीं पढ़ेंगे। फिर एनजीओ के बारे में ये आ गया, एक टॉपिक ये है हमारा। गवर्नेंस क्या है और एआई के साथ कैसे लिंक है, उस सब के बारे में। सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सॉवरेनिटी को लेके। कोऑपरेटिव्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिनको यूपीएससी 2025 देना है वो ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, तो थोड़े थोड़े में ही अगर वो अच्छे से रिवाइज कर ले तो अच्छा होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आपको कोई भी मुझे फीडबैक देना है तो कमेंट आप दे सकते हैं। और मयूर क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो रही हैं 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से इन जम्मू पब्लिक लाइब्रेरी। किसी को भी कुछ भी पूछना है दे कैन डीएम ऑन मयूर क्लासेस। इंस्टा पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों है उसमें क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ऑब्जर्व किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अब ये क्या है, एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कब इस्टेब्लिश हुई थी, 25 जनवरी 1950 में। इसके जो ये है पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इसके अंदर आर्टिकल्स कहाँ से स्टार्ट है, आर्टिकल 324 टू लेके 329 तक जो के आर्टिकल्स है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इसमें अपॉइंटमेंट की बात है, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात है, जो ऑफिस एक्ट 2023 रेगुलेट करती है उनकी अपॉइंटमेंट को, सर्विस कंडीशन को, टेन्योर को, उन सबको। की रोल क्या है, इलेक्शन कमिश्नर एडमिनिस्टर्स इलेक्शंस टू, किसको इलेक्शन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब कंपोजिशन क्या है, कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ये एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब इनिशियली पहले क्या होता था, सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। 1989 के बाद इलेक्शन कमिश्नर्स भी हैं, उनको अपॉइंट किया गया, इन 89 में अपॉइंट किया गया सिर्फ 1 जनवरी 1990 तक, बट 1993 में इनको परमानेंटली अपॉइंट कर लिया। फंक्शंस क्या है, डिस्क्वालीफाइज कैंडिडेट फेलिंग टू लॉन्च टाइमली अकाउंट ऑफ इलेक्शंस एक्सपेंसेस। इनके फंक्शंस जो थे वो डिस्क्वालीफाई होना या किसी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना, डेमोक्रेसी को अच्छे से देखना कि जो भी पार्टी आ रही है वो इलेक्शंस के लिए वो डेमोक्रेसी को के रूल्स फॉलो करती हैं कि नहीं करती है। मैटर्स पे डिस्कशन होना एडवाइजरी जुरिडिक्शन के साथ कि पोस्ट इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालिफिकेशंस के बाद। अब ना 2023 में एक्ट आया इलेक्शन कमीशन को लेके,
जिसने किस एक्ट को रिप्लेस किया, 1991 के एक्ट को। अब क्या क्या है कि क्वालिफिकेशंस जो हैं मस्ट बी इक्वलेंट टू किसके होगी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये पोजेस करेगी इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग कंडक्टिंग इलेक्शंस के लिए। सर्च कमेटी क्या होगी, कंपोजिशन हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 2 मेंबर्स होंगे। फंक्शंस क्या है, पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस। कंपोजिशन, अब कमेटी क्या है, कमेटी में कंपोजिशन, इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल होंगे। यूनियन कैबिनेट जो भी नॉमिनेट करेंगे, और नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा, सॉरी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फंक्शंस क्या हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स टू द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट होगी एलिजिबल कैंडिडेट्स, वो कौन, कैंडिडेट्स टू द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, कौन करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। टर्म ऑफ ऑफिस कितनी देर का होगा, 6 साल का या 65 ईयर्स का। और इफ़ एन इलेक्शन कमिश्नर बिकम्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर वो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बन गए, उनकी जो टेन्योर है वो कितना, कैन नॉट एक्सीड 6 ईयर्स, 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। री अपॉइंटमेंट इज़ नॉट अलाउडेड, री अपॉइंटमेंट नहीं होगी। सैलरी एंड बेनिफिट्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, सैलरी जो होगी किसके इक्विवेलेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज के। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, रेजिग्नेशन क्या होगा इनका, चीफ इलेक्शन का किसको लिखेंगे, प्रेसिडेंट को लिखेंगे। रिमूवल कैसे होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल वैसे होगा। और इलेक्शन कमिश्नर को रिकमेंडेशन फॉर द, कौन रिकमेंड करेगा, रिकमेंडेशन किसके पास जाएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगी। अब लीगल प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्ट सॉरी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर एक्ट्स और वर्ड स्पोकन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, जो इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के या एक्ट्स के लिए, या वर्ड्स जो स्पोकन होंगे उसके हिसाब से, मतलब इनके ऊपर ये प्रोटेक्टेड है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है। अब की इनिशिएटिव क्या है, ईवीएम कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1977 में। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन 1982 से हुई। फिर सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशनल इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन कब हुई, 2009 में, जो प्रमोट वोटर्स एजुकेशन अवेयरनेस और लिटरेसी को लिए था। फिर सिविल ऐप आया, सिविजिल ऐप 2018 में, जो रिपोर्ट करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस के बारे में। फिर नेशनल इलेक्ट्रोल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिक प्रोग्राम 2015 टू क्रिएट एरर फ्री एंड ऑथेंटिकेट इलेक्ट्रोल रोल्स किया। ECI is founding a member of Association World Election Bodies या स्कॉटलैंड एंड कॉमनवेल्थ इलेक्ट्रल नेटवर्क में इसका फाउंडिंग मेंबर बना। इंट्रोडक्शन ऑफ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल 2013 में हुआ, जिसमें वेरीफाइबल पेपर ट्रायल इन्हांसिंग ट्रांसपेरेंसी के लिए बात की गई। दैट इज, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। मेरा थोड़ा गला खराब है। बाय बाय, टेक केयर, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेक्चर डिलीवर कर रही। बाय बाय। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंस्ट्रक्ट किया है सारी एनजीओज को जो किसके अंडर रजिस्टर्ड है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के अंदर। इस एक्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, FCRA 2010, टू रिपोर्ट एनी चेंजेस इन देयर की ऑफिसर्स बेयर एंड मेंबर्स, इनकी चेंजेस रिपोर्ट के बारे में। अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों आ रहा है दिस रिक्वायरमेंट, अब इसको रिक्वायर क्यों था, क्यों अप्लाई करना था, इवन इफ एन एनजीओ
एनजीओस previous FCRA लाइसेंस एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग. अभी तक उनकी जो FCRA के लाइसेंस है वो भी पेंडिंग में आ रहे हैं और एनजीओ में सबमिट एक न्यू एप्लीकेशन, एनजीओ को नई एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी विच विल ऑटोमेटिकली रिप्लेस द प्रीवियस वन. जो किसको रिप्लेस करेगी? पुरानी वाली एप्लीकेशन को. वट आर एनजीओज? अब एनजीओज क्या है एंड हाउ दे आर रेगुलेटेड इन इंडिया. अब ये कैसे रेगुलेट होते हैं इंडिया में? एनजीओ इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ए गवर्नमेंट. अब ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है और इंस्टीट्यूशन जो ऑपरेट होती है इंडिपेंडेंटली. और क्या बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है. और एंड हैज़ ए ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट. किसी की हेल्प करना, किसी की एजुकेशन में हेल्प करना, किसी को ब्लड डोनेशन में हेल्प करना, ऑर्गन डोनेशंस में हेल्प करना, इन सब का काम होता है. एनजीओज बनती हैं, नॉन गवर्नमेंट होती हैं, ये लोगों की हेल्प करते हैं. एनजीओज इन इंडिया, अब ये कहाँ फॉर्म हुई थी? सोसाइटीज. पहले सोसाइटीज में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में आया. फिर क्या आया? ट्रस्ट आया. एक आया प्राइवेट ट्रस्ट. ये किसके अंडर रजिस्टर होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर. कब आया? 1882 में. फिर पब्लिक ट्रस्ट आया. ये कहाँ पे रजिस्टर हुआ? स्टेट लेजिस्लेशन के कंसर्न में होने लगा. फिर चैरिटेबल कंपनीज आने लगी, रजिस्टर्ड एज नॉन प्रॉफिट कंपनीज. वो नॉन प्रॉफिट कंपनीज में रजिस्टर होने लगी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. अब कॉन्स्टिट्यूशनल सो सॉरी. अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एनजीओज. अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? ट्रस्ट एंड चैरिटीज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉल अंडर कंसर्न लिस्ट. अब ये किसी कंसर्न लिस्ट में आते हैं. दैट इज लॉज ऑन सब्जेक्ट कैन बी मेड बाय बोथ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर. जो ये लॉज हैं और ये सब्जेक्ट्स पे ये किसके उधर बनते हैं? बाय बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में. आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या गारंटी देता है? राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियंस के बारे में बात करता है. अब 7th शेड्यूल के अंदर ट्रस्ट, चैरिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आते हैं. ये कंकरेंट लिस्ट में आता है. अब ये क्या है? जो दोनों लॉज बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है. NGOs receiving a foreign contribution donation need to mandatorily obtain prior permission for an FCRA license, registration license from Ministry of होम अफेयर्स अंडर FCRA 2010. अब कोई भी एनजीओ है, उसे कोई भी कंट्रीब्यूशन चाहिए, डोनेशन चाहिए या कुछ मैंडेट, इसके लिए क्या मैंडेटरी है? इसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी FCRA से. जो FCRA कहाँ पे रजिस्टर्स लाइसेंस होगा वो लेगा. कहाँ से लेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लेगा. ठीक है, 2010 के एक्ट से के अंडर आता है. अब रेगुलेशंस ऑफ एनजीओ अंडर. अब एनजीओ की जो एनजीओ है उनकी FCRA में क्या है? regulates influx of foreign contributions or funds given to individuals. किसी इंडिविजुअल को फंड देना, एसोसिएशन, कंपनीज, इंक्लूडिंग किस में आता है? एनजीओ में. एक restricts यूज ऑफ फॉरेन फंडिंग. रिस्ट्रिक्ट कर देता है फॉरेन फंडिंग को फॉर पर्पसेस दैट में अफेक्ट नेशन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. ये किस में आता है? अफेक्ट नेशन की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी में, सिक्योरिटी में, स्ट्रैटेजी में, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में. और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस. जो ऑफेंस हुए उन चीज़ों में. एंडेंजर द लाइफ ऑफ एनी पर्सन. किसी की लाइफ को कोई खतरा हो तो उसके लिए, मतलब जो ये किसी की लाइफ को कोई खतरा ना हो, उस चीज़ को लेके कोई एक्ट ना हो रहा हो, कोई गलत काम ना हो रहा हो. स्टेप्स क्या लेती है अब गवर्नमेंट एनजीओस के लिए? प्रोविजंस ऑफ फंड. सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड्स है कहाँ से आ रहे हैं?
और इनके ऊपर पूरा देखा जाता है कि जो ये वेलफेयर स्कीम्स के लिए फॉर वुमेन के लिए है, चिल्ड्रन के लिए, जैसे स्वाधार, उज्ज्वला, ये थ्रू एनजीओ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर like cultural functions, promote grant financial assistance to cultural organization with presence, maximum participation in field of promotion करना art and culture में. एनजीओ दर्पण provides unique id to an एनजीओ registers इन एनजीओ दर्पण पोर्टल. किसी को भी अपनी एनजीओ खोलनी है तो वो रजिस्टर कर सकता है एनजीओ दर्पण पोर्टल पे. चलो आज आप लोगों को ये भी पता लग गया. किसी ने भी इन फ्यूचर करना होगा तो उसके पास एक वे है. अब अच्छा, एक ना बहुत वो चल रहा है जिबली कुछ करके एआई. दैट इज वेरी हार्मफुल. हमें नहीं करना चाहिए. हमारा सारा डाटा एआई के पास जा रहा है, और जब हमारे फोटोज एआई के पास जा रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकता है. अगर वो हमारी फोटो को जिबली में करके कन्वर्ट करके हमें दे रहा है तो इट मीन्स वो कल को हमारी फोटोज का मिसयूज भी कर सकता है, कुछ भी कन्वर्ट कर सकता है. तो प्लीज़ ये मत करिए, और ये हमारी प्राइवेसी को हार्म कर रहा है. तो प्लीज़ इन चीज़ों में मत पड़िए. ये इट्स अ फेक. जैसे एनएफटी का चला, 10,000, फिर 20, फिर 30 हो रहा है, फिर 40 हो रहा है, फिर 50 हो रहा है. अब क्या हो रहा है? बंद हो गई ना. तो प्लीज़ ऐसे पैसे मत डालिए, इन्वेस्ट कर दीजिए. आप किसी बैंक के शेयर्स खरीद लीजिए, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए, या फिर किसी गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, या कोई लैंड ले लीजिए, या कोई पॉलिसी करवा दीजिए जो आपको इन फ्यूचर भी काम करे. जैसे पॉलिसीज हैं, आपको पॉलिसीज जरूर करवानी चाहिए. यू नेवर नो आपके साथ कब क्या हो जाए, कब क्या हेल्थ कंडीशन आ जाए, कब आपके मिस हैपनिंग किसी के साथ भगवान ना करे हो, अगर हो जाए तो फिर क्या, आपकी फैमिली कैसे रहेगी. it's not in my promotion content, but it's a very serious note. जल्दी के चक्कर में मत जाइए. पैसा फंस गया आपका तो फिर क्या करोगे? मेहनत का पैसा है ना, तो उसको अगर इन्वेस्ट ही करना है तो वैसे करिए जैसे एनपीएस स्कीम है उसके अंदर इन्वेस्ट करिए. मैं खुद एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करती हूँ. मैं खुद एक ट्रेडिंग ऐप, गवर्नमेंट का, बैंक का ट्रेडिंग ऐप, उसके अंदर मंथ का मंथ में उसमें वो करती हूँ, सेव करती हूँ. चाहे वट एवर यू हैव योर पॉकेट, 500 400, इट्स नथिंग मैटर. इसलिए मैटर नहीं करता 500 400. ये बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ये वही बूंद बूंद है. तो आपका सागर ऐसे ही बनेगा. यू आर ए स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो. ठीक है ना. आपने 500 की सिप लगा लो, म्यूचुअल फंड्स में कर लो. प्लीज शॉर्टकट्स के तरीके मत मत जाओ. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नेंस एंड एआई का. अब ये न्यूज में क्यों है? इंडिया फर्स्ट एआई डाटा बैंक. इंडिया का फर्स्ट एआई डाटा बैंक टू बूस्ट इनोवेशन, ये इनोवेट कर रहा है, ऑफरिंग रिसर्चर्स को, स्टार्टअप्स को या डेवलपर्स एक्सेस टू diverse database फॉर स्केलेबल एआई सॉल्यूशंस लॉन्च्ड रिसेंटली. जो हमें एआई सॉल्यूशंस, अच्छे सॉल्यूशंस दे सकते हैं, डाइवर्स कर सकते हैं हमारी चीजों को. अब ये क्यों है न्यूज में? ये डाटा बैंक जो है ना, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इनहांस करेगा. हमें रियल टाइम एनालिसिस होगा, सैटेलाइट, ड्रोन, आयोडेट डाटा, एआई ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी में. डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक आ गया, गवर्नेंस एंड एआई का आ गया. एआई है तो साइंस एंड टेक से रिलेट हो गया. देखा, एक ही टॉपिक कितने चीजों से रिलेट हो गया. अच्छा, जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनका तो गवर्नेंस एक पार्ट ही है, तो हो गया रिलेट, मिल गए क्वेश्चंस. करो. पोटेंशियल ऑफ एआई टू ट्रांसफर गवर्नेंस इन इंडिया. अब क्या पोटेंशियल है उनके लिए वो देखना.
एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, एफिशिएंट होगी डिलीवरी। एजुकेशन के फील्ड में क्या एनसीईआरटी ने लिस्ट की है 31 मेटा डाटा एलिमेंट्स टू टैग टू ईच रिसोर्स अवेलेबल इन एनोरो। एनोरो क्या है? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में। फिर एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प कर सकता है? नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, ये यूटिलाइज कर सकते हैं एआई को। मशीन लर्निंग के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्रॉप्स के इश्यूज को, टाइमली हमें अच्छी क्रॉप मिल सके, वो सबको हम चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। अब इंक्लूसिवली एंड एक्सेसिबिलिटी क्या है? जो मशीनी प्लेटफॉर्म है यूजेस कर सकता है एआई को टू प्रोवाइड गवर्नमेंट, उसमें क्या दे सकता है? गवर्नमेंट सर्विसेज इन रीजनल लैंग्वेजेस को दे सॉरी हाँ, रीजनल लैंग्वेजेस को दे सकता है। अब डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग क्या है? इंडिया इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज यूजेस एआई। अब इंडिया का जो अर्बन डाटा है वो क्या करेगा? यूज करेगा एआई को कि कैसे चेंजेस हो, लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल में। जुडिशियल एफिशिएंसी, सुप्रीम कोर्ट विधविक अनुवाद सॉफ्टवेयर is an AI based translation tool that bridges the language gaps in legal proceedings में। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट राहत, रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऐप, ये क्या कर सकता है? प्रेडिक्ट कर सकता है कि थोड़ा सा जल्दी प्रेडिक्ट कर सकता है हम ह्यूमन लाइफ को बचा सके, वाइल्ड लाइफ को बचा सके। फ्लड्स वगैरह के टाइम पे अर्ली वार्निंग्स दे सकता है, सर्च कर सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस में हेल्प कर सकता है। अब इसमें इनिशिएटिव क्या है, कैसे प्रमोट होता है एआई इन इंडिया? नेशनल से स्ट्रैटेजी फॉर एआई का क्या है? नीति आयोग AI for all strategy focuses on AI in sector like healthcare में, एजुकेशन में और एग्रीकल्चर में। इंडिया एआई प्रोग्राम है ये किस पे हेल्प कर रहा है? इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और एथिकल प्रैक्टिसेस में। डिजिटल डाटा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 स्ट्रेंथन्स डाटा प्राइवेसी, एड्रेसिंग एआई रिलेटेड कंसर्न्स। फिर है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, जीपीआई, India collaboration globally to align AI strategies with international standards. फिर स्किल डेवलपमेंट में आ जाता है प्रोग्राम्स लाइक रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ एंड फ्यूचर स्किल्स एक्सपैंड एआई एजुकेशन स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सॉवरेनिटी क्या है? इंडिया इज एमिंग टू डेवलप इट्स ओन सॉवरेन एआई, खुद का, हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, हमारा खुद का हो। अबाउट सॉवरेन एआई, अब सॉवरेन एआई क्या कहता है? इट एम्बॉडीज ए नेशनल नेशंस एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली डेवलप, डिप्लॉय एंड गवर्न एआई टेक्नोलॉजीज। हम खुद ही इंडिपेंडेंटली काम करें, डेवलप करें, डिप्लॉय करें और गवर्न करें एआई को। हमारे ऊपर कोई और ना आके आके बोले कि हाँ पैसे वैसे काम करो, हम आपको एआई दे रहे हैं तो हम आपके बदले ये वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एम्स करता है नेशंस एबिलिटी, इससे क्या होगा? हमारा डाटा जो है प्रोटेक्ट रहेगा, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे हमारी इंडिया की चीज़ें जो है वो लीक नहीं होंगी। ये सॉवरेनिटी को हमारी बूस्ट करेगा, ठीक है, और ये कंट्रोल करेगा ओवर ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज को भी। अब 6 स्ट्रैटेजीज पिलर्स गाइडिंग डेवलपमेंट में क्या आ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, रेगुलेटरी एंड एथिकल फ्रेमवर्क, स्टिमुलाई एआई इंडस्ट्री और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेटिव्स। अब कॉर्पोरेटिव्स क्या होते हैं, क्यों है ये न्यूज़ में इस साल? अब मिनिस्ट्री ऑफ, एक तो यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इनॉग्रेट किया यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉर्पोरेटिव्स 2025 में, ठीक है। इनका अब प्रोक्लेम्ड बाय किसके द्वारा हुआ? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन जून 2024 में। थीम क्या था?
कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, एक अच्छा वर्ल्ड बना सकते हैं। रेज अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या थी? शोकेस कोऑपरेटिव रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात थी। प्रमोट ग्रोथ, अब प्रमोट किसकी ग्रोथ हो रही है? स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव सिस्टम। एडवोकेट फॉर पॉलिसीज में क्या है? सपोर्ट लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर कोऑपरेटिव्स। इंस्पायर लीडरशिप, लीडरशिप को इंस्पायर करेगा, यूथ एंगेज होगा और फॉस्टर कोऑपरेटिव लीडरशिप्स होगी। होस्ट क्या है? कमेटी फॉर द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट, प्रमोशन होगी और एडवांसमेंट होगी किसकी? कोऑपरेटिव्स की। अब 7 प्रिंसिपल्स क्या है? डेमोक्रेटिक मेंबर होगा जो कंट्रोल करेगा, मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होगी, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस होगा, एजुकेशन और ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन होगी, कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स, कंसर्न फॉर कम्युनिटी, वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप होगी। मुझे ना आप सबसे एक बात पूछनी, मेरा जब थोड़ा इशू हो गया था तो मैं एम लक्ष्मीकांत पे वीडियोस बना नहीं पा रही हूँ, मैं बनाऊंगी, 2-3 दिन का टाइम दे दो। एक चीज़ मुझे क्लियर आउट करनी थी कि जैसे कॉपरेटिव्स मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया, क्या यही कॉपरेटिव्स मैं आपको साथ में ही एम लक्ष्मीकांत से पढ़ा दूँ? इफ़ यू आर विलिंग, अगर आपको ऐसे ही चलना है तो वेल एंड गुड, अगर ऐसे नहीं चलना है तो भी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू। थैंक यू नहीं, अभी मेरा लेक्चर चल रहा है। अब कोऑपरेटिव्स होती क्या है? ये एक वॉलेंटरी ग्रुप है जो किसकी कॉमन नीड्स के लिए यूनाइट होता है, शेयर करता है इकोनॉमिक गोल्स को। अब इनका एम क्या है? इंटरेस्ट फॉर पोरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो पोरर सेक्शन है उनको हेल्प करना, सेल्फ हेल्प बनाना, म्यूचुअल एड देना। अब रिसोर्स शेयरिंग में क्या आ जाता है? पूल रिसोर्सेज एंड, अब म्यूचुअल बेनिफिट देना और उनको इकट्ठे होके इफेक्टिवली यूज करना। अब cooperative movement, global rise of cooperative is partly due to the international cooperative alliance। ये अब कब फाउंड हुई थी? 1895 में। किसने की थी? बाय ईवी नेल एंड एडवर्ड ऑन ग्रीनिंग ने। और आईसीए इज ए, ये जो है अलायंस जो है वो क्या है? ग्लोबल एनजीओ है जो प्रमोट करती है वर्क एंड कॉपरेशन को। फिर इन 2024 इंडिया होस्टेड आईसीएस ग्लोबल कॉर्पोरेटिव कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इनका थीम क्या है? 2004, मतलब 4 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया। अब इनका क्या एम है? थीम क्या है? कोऑपरेटिव बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, कि कोऑपरेटिव जो है वो बिल्ड करेंगे प्रॉस्पेरिटी हर एक के लिए। अलाइनिंग विद इंडिया सहकार से समृद्धि विजन, और इंडिया के साथ अलाइन हुआ है सहकार से समृद्धि विजन के थ्रू। अब कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, कोऑपरेटिव्स इन इंडिया एक्ट कब आया? 1904 में। अभी करंट स्टेटस में क्या है कि 27% ऑफ वर्ल्ड कोऑपरेटिव्स हैं जिन इंडिया ने होल्ड किए, 20% उसमें इंडियंस हैं और बाकी जो रेस्ट है वो कौन है? नॉन इंडियंस। ग्लोबल एवरेज कितनी है हमारी? 12%। लीडिंग स्टेट्स कौन सी है? 57% ऑफ टोटल कॉपरेटिव्स में। महाराष्ट्र है जिसमें 25% है, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। फिर 97th अमेंडमेंट हुई 2011 में जिसमें ग्रांट की गई कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ प्रोविजन, जैसे फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी के अंदर। डीपीएसपी में आर्टिकल 43 बी में कहा जाता है। न्यू पार्ट 9 बी में ऐड किया गया आर्टिकल 243 जेड एच टू 243 जेड टी। पार्ट बी, 9 पार्ट बी क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। गवर्नेंस और स्ट्रक्चर्स में बात कर लेते हैं तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स की एंट्री 44 ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है और इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट 2002 में आया, जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव्स किसके एंट्री में आती है? मल्टी में आती है 44, स्टेट में आता है 32। और इसे गवर्न कौन करता है? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अब इसकी की प्रोविजंस क्या है?
की प्रोविजंस क्या है? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1963, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन 2001 किसकी बात करता है? एस्टैब्लिशिंग टू बूस्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी की। नेशनल कोऑपरेटिव सॉरी, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। नेशनल लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू ड्राफ्ट पॉलिसी अंडर सहकार से समृद्धि विजन को कर रहा है। लीगल एंड गवर्नेंस में क्या आ जाता है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2003 में, जो स्ट्रेंथन करता है गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी को या इलेक्ट्रल प्रोसेसेस को। मॉडल बाय बायलॉज फॉर प्राइमरीली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जो इंश्योर करता है मैनेजमेंट अच्छी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एक अकाउंटेबिलिटी हो। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में क्या आ जाता है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोर प्लान पायलट प्रोजेक्ट, जो गोडाउन्स में फूड सप्लाई चेन को या फॉर फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को हो। मार्गदर्शिका प्लान, जो एम करता है, एस्टेब्लिश करता है 2 लाख न्यू पीएसीज डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव्स को। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर वाइट रेवोल्यूशन। अब व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सबको पता है कि व्हाइट रेवोल्यूशन किसके बारे में है? जो फोकस करता है वुमेन एम्पावरमेंट इन डेयरी सेक्टर। समझदार को इशारा काफी है। अब कुछों को पता लग गया होगा कि व्हाइट रेवोल्यूशन किसके बारे में बात करता है। एमिंग टू इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट कितनी होनी चाहिए? एम कितना है? 1000 लाख kg पर डे। और ये कब तक बढ़नी चाहिए? 2009 तक। टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो ये डाटा ऑन कोऑपरेटिव्स अक्रॉस स्टेट्स और सेक्टर्स में प्रोवाइड करना। फिर एनयू NUCFDSC क्या है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जो विल एक्ट एज ए सेल्फ रेगुलेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। एसओपीज में क्या आता है? कॉर्पोरेशन एमंग कॉर्पोरेटिव्स, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन होती है, फैसिलिटिंग बैंक अकाउंट्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम कल हम पढ़ेंगे म्यूचुअल कॉर्पोरेशंस क्या है इंडिया में, उनके बारे में। टेलीकॉम कम्युनिकेशंस के रूल क्या है? नेट न्यूट्रलिटी क्या है? भारतीय युवान विधेयक जो भी है उनके बारे में, ये क्यों है न्यूज़ में, उसके बारे में। फिर ई दालिक पोर्टल क्या है? अमृत ज्ञान कोश पोर्टल क्या है? एंटिटी लॉकर, ट्रस्ट बैरोमीटर, इंटरस्टेट काउंसिल। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन्हें एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं जो है मार्च मंथ की जो विजन की है वो भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर लूँगी। इसे टाइम लगता है, आई नो। थोड़ी मैं बीमार भी हो गई थी, उसकी वजह से भी चीज़ें थोड़ी डिले होगी, सॉरी फॉर दैट। अब नहीं होगी। कितने टॉपिक्स हैं? 20 टॉपिक्स हैं। 20 टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स ही बहुत है, एक के तो 15-15 सब टॉपिक्स आ रहे हैं, तो हम इसको जल्दी खत्म करेंगे। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।